आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से आई बड़ी खबर के साथ। एक सरकारी अस्पताल में बीते 24 घंटों में 24 मौतें हुई हैं और सबसे दुखद बात यह है कि इन मौतों में 12 नवजात बच्चों की मौतें शामिल हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अस्पताल में मेडिकल स्टाफ और सुविधाओं की कमी के चलते ये मौतें हुई हैं। लहान मुलांमध्ये 6 पुरुष जातीचे बाळ आणि 6 स्त्री जातीचे बाळ असे 12 म्हणजे रुग्णांचा डेथ झालेला आहे। त्याचप्रमाणे स्नेक बाईट, विषबाधा दुसरी म्हणजे जे ऑर्गॅनोफॉस्फरस पॉइझनिंग म्हणतो असे हे मेडिसिनच्या तिथे पण एक 12 झालेले आहेत। प्रमाणामध्ये बदल्या झाल्यामुळे थोडीफार अडचण निर्माण झाली, परंतु रुग्णसेवेमध्ये फारशी अडचण निर्माण झालेली नाही। कारण काही काळामध्ये जी हाफकिन ह्या संस्थेकडनं औषधांची खरेदी होणार होती तर ती झालेली नाही आहे, त्यामुळे एक थोडीफार अडचण निर्माण झाली। आपले जे काही सँक्शन बजेट आहेत त्याच्यामधनं रुग्णसंख्या जास्त प्रमाणात वाढल्यामुळे हे बजेट पण थोडंफार कमी पडतं आणि मग अशा वेळेस आपण अत्यावश्यक रुग्णांना किंवा गरजू रुग्णांना औषधामुळे मृत्यू येईल असं कधी घडू देत नाही। त्यांना स्थानिक स्तरावर खरेदी करून आणि आवश्यकतेप्रमाणे आपण खरेदी करून देतो। आता कधी एखाद्या वेळेस रुग्णसंख्या वाढल्यामुळे काही किरकोळ औषधांचे की जिथे आजार पण किरकोळ आहे अशाची कमतरता नाकारू शकत नाही, होऊ शकते, परंतु बजेटच्या उपलब्धतेप्रमाणे अत्यावश्यक रुग्णांसाठी मात्र औषधे इथे भरपूर आहेत। साधारण 24 लोकांची मृत्यू झालेला आहे आणि 70 लोक अजून क्रिटिकल आहेत। ही सगळ्यात गंभीर बाब आहे की 70 अर्थात जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणाहून त्यांना इथे किंवा खाजगी हॉस्पिटलमधून त्यांना इथे रिफर करण्यात आलेलं आहे, ही मला माहिती देण्यात आलेली आहे। जी काही प्रथम सकृतदर्शनीची माहिती मला दिसते इथे, एक तर इथल्या बऱ्याचशा नर्सेसच्या बदल्या झालेल्या आहेत। 500 बेड्सची क्षमता असताना, बरोबर 500 क्षमता असताना 1200 रुग्णांना इथे ॲडमिट, म्हणजे दुपटीने या ठिकाणी रुग्णांची जी काही इंटेक आहे ते दुपटीने ओव्हरलोड झालेला आहे, अशी वस्तुस्थिती आहे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन ISIS के पैन इंडिया मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार, IED और बम बनाने का सामान बरामद हुआ है। इनमें से जो एक आतंकी है वो NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। 3 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर था और बताया जा रहा है कि ये देश में हमला करने की तैयारी में थे। देखिए रिपोर्ट। मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद रिजवान अशरफ और मोहम्मद अशरफ वारसी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस्लामिक स्टेट से जुड़े इन 3 संदिग्ध आतंकियों को सोमवार सुबह गिरफ्तार किया। शाहनवाज को दिल्ली के जैतपुर से, मोहम्मद रिजवान अशरफ को लखनऊ से और मोहम्मद अशरफ वारसी को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। शाहनवाज के ठिकाने से पिस्टल, IED और विस्फोटक बनाने का सामान, अलग अलग तरह के केमिकल, बम और जिहादी बनाने का लिटरेचर बरामद किया गया जो पाकिस्तान से आया था। वेस्टर्न घाट्स में इन्होंने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करी। कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एरियाज थे जहां पे इन्होंने नंबर ऑफ वीक्स बिताए और इनको क्लियर टास्किंग दी गई थी कि जो भी इन्होंने प्लान करना है वो इस तरीके से करना है कि लोकल प्रोक्योरमेंट हो, ताकि किसी भी तरीके से जो क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स हैं उन पे बाद में इनकी जो एलिजियंस या जो इनको गाइडेंस है उसका जो कोई भी ब्लेम है वहां पे ना लग सके। इसी महीने 12 सितंबर को NIA ने आइसिस के 3 मोस्ट वांटेड संदिग्ध आतंकियों की लिस्ट जारी की थी और उन पर 3-3 लाख का इनाम घोषित भी किया था। मोहम्मद शाहनवाज उनमें से एक है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों की अलग अलग धमाकों में भूमिका है। पकड़े गए लोगों में मोहम्मद रिजवान अशरफ ने बाकी 2 लोगों को आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए बाइक भी दिलाई थी। शाहनवाज हजारीबाग का रहने वाला है। वो विश्व शौर्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से माइनिंग इंजीनियर है। माइनिंग की पढ़ाई के चलते उसे ब्लास्ट करने की नॉलेज थी। उसने बम बनाने के कई प्रयोग किए। उसे इंटरनेट की भी बहुत नॉलेज है। उसकी पत्नी हिंदू थी और नाम बसंती पटेल था। उसने इस्लाम अपना लिया और अब मरियम के नाम से जानी जाती है। वो भी फरार है। मोहम्मद अशरफ वारसी झारखंड का रहने वाला है।
उसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक की है और अभी जामिया से पीएचडी कर रहा है। मोहम्मद रिजवान अशरफ मौलाना है। वो आजमगढ़ यूपी का रहने वाला है। उसने गाजियाबाद से कंप्यूटर साइंस बीटेक किया है और अभी प्रयागराज में रह रहा था। पुलिस के मुताबिक सभी को इनके हैंडलरों की तरफ से अलग अलग टास्क दिए गए थे। अलग अलग तंजीमों से इन्होंने राफ्ता बना रखा था और इनको तमाम तरह के जो केमिकल्स कैसे उनको प्रोक्योर करने से लेके कैसे उनको असेंबल करना है, उसकी कैसे मैक्सिमम कैजुअलिटी इंश्योर करनी है, वो सारी चीज़ें भी उसके रिलेटेड लिटरेचर जो था उसके ठिकाने से रिकवर किया गया है। पुलिस ने इनकी फंडिंग ट्रेल का भी पता लगा लिया है। इन्हें जो भी जरूरत होती वो इनके हैंडलर इंटरनेट के जरिए अलग अलग ऐप पर उपलब्ध करा देते थे। पुलिस के मुताबिक आतंक के लिए ये जो भी क्राइम करते उसे माले गनीमत कहते थे। इसी साल 18 जुलाई को शाहनवाज पुणे से कार चोरी करके भाग रहा था। पुलिस ने उस वक्त उसके दो साथियों इमरान और यूसुफ को पकड़ लिया था। उन दोनों पर 5-5 लाख का इनाम था और उनका चित्तौड़गढ़ ब्लास्ट में हाथ भी था, लेकिन शाहनवाज उस वक्त मौके से फरार हो गया था। एनआईए का मोस्ट वांटेड और आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी मोहम्मद शहनवाज तो पकड़ा गया, लेकिन एनआईए ने हाल ही में जिन 3 लोगों पर 3-3 लाख का इनाम रखा था उनमें रिजवान अब्दुल और अब्दुल्ला फैयाजी भी शामिल हैं। अब एनआईए के अलावा दिल्ली पुलिस भी इन दोनों की तलाश कर रही है, जिससे इस पूरे मॉड्यूल को बस्ट किया जा सके। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए आपको दिखाते हैं आम चुनावों से पहले टीएमसी का दिल्ली में हल्ला बोल। राजघाट पर टीएमसी नेताओं ने धरना दिया। इधर बीजेपी के नेताओं ने कहा कि मनरेगा में टीएमसी ने बड़ा घपला किया है। देखिए रिपोर्ट। मनरेगा और आवास योजना के मुद्दे पर टीएमसी के सांसद, मंत्री और विधायक दिल्ली के राजघाट पर। केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा और आवास योजना का फंड रिलीज नहीं कर रही है। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि दिल्ली में उनको प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है कि हम लोग का ये जो 2 दिन का दिल्ली में कार्यक्रम था 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को, इसको रोकने के लिए बहुत कोशिश की गई, बहुत साजिश हुआ, बहुत षड्यंत्र रचा गया। उधर बंगाल बीजेपी के सांसद भी तैयारी करके दिल्ली आए। दिल्ली में पार्टी दफ्तर में बंगाल बीजेपी के नेताओं ने उल्टे टीएमसी पर सवाल उठाया कि आखिर वो केंद्र सरकार के मुताबिक हिसाब क्यों नहीं दे रही है। टेंडर करने चाहिए थे कि प्रोक्योरमेंट के लिए, वो टेंडर सही तरीके से नहीं किया गया और टेंडर एक्सेप्ट होने के अंदर दिखाया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर काम कंप्लीट। मतलब पूरी तरीके से इसमें धांधली हुई है। 15 ऐसे पॉइंट रेज किया गया था, लेकिन उसको भी राज्य सरकार ने किसी तरीके से इसका एटीआर में उसका उल्लेख नहीं किया। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि मनरेगा के नाम पर बंगाल में गरीबों के पैसे लूटे गए हैं। इसकी जांच में राज्य सरकार ने सहयोग तक नहीं दिया। और जब जांच किया गया तो कहा खेत का मेड़ बना है, खेत का मेड़ नहीं था तो कहा बाढ़ में धंस गया। और पोस्ट रहता है किन किन कामों को आप करते हैं। वो क्या हुआ तो हाथी खा गया, हाथी तोड़ दिया। यानी गरीबों के नाम पर ये 54,000 करोड़ गड़प कर गए। अगर आप मान लो उसको छोड़कर दे दो, बाकी कौन सा यूपी बिहार में कहाँ पे कितना करप्शन का मैं लिस्ट दे दूं। अगर करप्शन की वजह से आप लोग अपनी जगह पे और जितना हुआ अगर 2 इसलिए 2 लाख लोगों को आप पैसा नहीं दे सकते। मनरेगा और आवास योजना के नाम पर बंगाल की लड़ाई अब दिल्ली में लड़ी जा रही है। मंगलवार को टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता जंतर मंतर पर धरना देंगे। मनरेगा में भ्रष्टाचार गंभीर मामला है, लेकिन इसे लेकर राजनीति ठीक बात नहीं है।
चाहे वो टीएमसी हो या फिर बीजेपी। कायदे से आरोपों की जांच होनी चाहिए, लेकिन इसे लेकर राजनीति बदले की कार्रवाई नहीं दिखनी चाहिए। नई दिल्ली में कैमरामैन कानन पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। आज गांधी जयंती और आइए आपको दिखाते हैं देशवासी किस तरह से अपने अपने अंदाज में बापू को याद कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में रहने वाले अतुल शाह नक्शेक बीते 15 साल से हर गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी को लेकर अलग अलग थीम पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। इस बार उन्होंने गांधी जी के ऊपर देश भर की पोस्टल ऑफिस द्वारा जारी की गई स्टैम्प्स और कैंसिलेशन कवर की प्रदर्शनी लगाई। महज 45,000 रुपए के खर्च पर किस तरह से बनी मारुति 800 रोल्स रॉयस, दिखाएंगे आपको पूरी खबर और तस्वीरें। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब आइए आपको दिखाते हैं जुगाड़ का नायाब नमूना। सोशल मीडिया पर केरल के एक युवक के खूब चर्चे हैं जिन्होंने अपनी मारुति 800 को रोल्स रॉयस में तब्दील कर दिया, वो भी महज 45,000 रुपए के खर्च पर। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के सीएसटी से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।